आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का लेक्चर 3 पढ़ेंगे और बोर्ड बूस्टर का ये लेक्चर 9वां होगा। इसमें हम लोग टाइप तीसरा पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको हम कहा कि बोर्ड बूस्टर का जो क्लास 12th का है उसका प्लेलिस्ट बना दिए। अब सभी वीडियो को रिलेशन फंक्शन हो गया, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर ये पूरी तरह से हम बता दिए। तो आज का मेरा जो टाइप है परिवर्त से संबंधित प्रश्न यानी रिलेटेड टू ट्रांसपोज। इससे यानी ट्रांसपोज से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव 2011 से 2023 तक पूछा हुआ रहेगा सारा के सारा हम लोग क्वेश्चन को आज हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहले ना इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर बताने से पहले क्या करते हैं, आपको थ्योरी बताते हैं, रिवीजन करवा देंगे ताकि आपको थ्योरी एक बार ध्यान में रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी सहूलियत होगा। हालांकि आप थ्योरी तो पढ़े ही होंगे, इसके बावजूद भी आपको रिवीजन करना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिवर्त कहते किसको है, परिवर्त अभियोग होता क्या है। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स है ना ए है, अगर उसको का कीजिए, हम एक उदाहरण ले लेते हैं आपको 2 4 5 7 6 4 इस तरह से है। और इसका कहा कि परिवर्त निकालने के लिए तो परिवर्त को ए डैश या ए के पावर टी से सूचित किया जाता है। टी मतलब ट्रांसपोज, डैश मतलब भी ट्रांसपोज होता है। अब इसको क्या करना है, देखिए ना यहाँ पर आपको क्या कीजिए कि चाहे मतलब रो को पकड़िए कॉलम को पकड़िए। तो हम देख रहे हैं कि पहला रो में यानी सोया हुआ जो है 2 4 5 सूतल है और 7 6 4 भी सूतल है। इसको क्या करिए, सुतलका को पकड़ के खड़ा कर दीजिए। अरे खड़ो, तो 2 4 5 खड़ा हो जाएगा और 7 6 4 भी खड़ा हो जाएगा, नहीं खड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि रो को क्या करना है कि कॉलम और कॉलम को रो में एक्सचेंज कर दीजिए। उसी को कहा जाता है कि हम परिवर्तन कर दिए, यानी रो और कॉलम को परिवर्तित कर दिए, उसी को बोला जाता है परिवर्त अभियोग यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब इससे संबंधित कुछ और भी बातें आता है, जिसमें पहला नंबर होगा कि ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किए और फिर ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो इट सेल्फ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दूसरा नंबर ये है कि यदि ए बराबर ए का ट्रांसपोज आ जाता है, यदि ए का ट्रांसपोज करते हैं और ए आ जाता है तो ए को कहा जाता है कि सममित मैट्रिक्स है यानी सममित अभियोग है। कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाले और खुद आ गया तो उसको बोल रहे हैं कि सममित अभियोग है। उसी प्रकार से ए डैश बराबर अगर माइनस ए आ गया तो उसको बोले कि विषम सममित अभियोग है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि विषम सममित अभियोग ना मुख्य जो विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण के सभी जो सदस्य होते हैं वो 0 होते हैं, 0 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर सममित और विषम सममित से कुछ और बातें निकलता है कि मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है और हमको निकालना सममित, तो क्या करेंगे ए प्लस ए डैश निकाल देंगे तो ए प्लस ए डैश जो हो जाएगा से सममित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। और इसी के मदद से हमको विषम सममित निकालने के लिए कहेगा तो ए माइनस ए डैश निकाल देंगे तो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, विषम सममित अभियोग हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे। और हम चलते हैं कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड इसका कहेगा कि ट्रांसपोज निकालिए तो क्या करना है कि उलट देना है, पहले बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। ये आपको प्रॉपर्टी है, ये सब जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। 1 नंबर के सवाल पूछता है, 2 नंबर के भी सवाल पूछ देता है कि ए और बी दे देगा और कहे कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, 5वां नंबर कहता है कि एक मैट्रिक्स ए दे दिया और इसको कहेगा ना कि सममित और विषम सममित अभियोग के योगफल के रूप में लिखिए। तो ए के मदद से ए प्लस ए डैश तो सममित निकल जाएगा और ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो अब देख रहे हैं कि ए डैश कट जाएगा, लेकिन बचेगा 2 है ना, तो हम क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे, 2 से नहीं भागा दे देंगे। इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में ऐसे लिखा जाता है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है ना, एक चीज और ध्यान रखिएगा ना दोस्तों कि सममित या विषम सममित में किसी संख्या से गुना भाग करने से उस सममिति या विषम सममिति रहता है, 0 को छोड़ करके। बात आपको समझ में आ गई। इसमें एक चीज और है कि जैसे हम सममित और विषम सममित आपको बताए ना,
तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए लिखल है यहाँ पे सममित, हमको बताना है कि मेन विकर्ण वाला है ना, आपको मेन विकर्ण से कोई इसमें दिक्कत नहीं होता। किसकी बात करें हम? सममित की बात करें। हम लिख देते हैं आपको, सममित में विकर्ण से कोई लेना देना नहीं है, हमको विषम सममित से विकर्ण को लेना देना है। तो इसमें क्या लेना देना है? तो देखिए ना, अगर विकर्ण से नहीं लेना देना है तो यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा ना, सेम एलिमेंट यहाँ रहेगा, और यहाँ कोना पर जो एलिमेंट रहेगा ये भी कोना पर वही रहेगा, और जो यहाँ पर एलिमेंट रहेगा वही एलिमेंट यहाँ पर रहेगा। ये तो विकर्ण हो गया। आपको ये अगर ऐसे आप पकड़ लेंगे तो सममित हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, जैसे 4 5 3, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 रहेगा, यहाँ -3 है तो यहाँ भी -3 रहेगा। ये हो गया सममित। अभी देखिए ना, ये विकर्ण है ना जी। विकर्ण के अलावा जो ऊपर 3 एलिमेंट बचा है, नीचे 3 एलिमेंट बचा है, दोनों के दोनों सममित है ना, सममित है, इसलिए सममित अभी हो जाएगा। लेकिन यही बात करेंगे विषम सममित के, तो मुख्य विकर्ण पक्का पक्की 0 होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा, यहाँ वाला एलिमेंट बराबर होना चाहिए, लेकिन ए ओ के साइन अलग होना चाहिए। जैसे हालांकि मान लीजिए 6 रहेगा तो यहाँ -6 आना चाहिए। ई कोना पर मान लीजिए कि -5 है, ई कोना पर 5 होना चाहिए। यहाँ पर 7 है तो यहाँ -7 होना चाहिए। तो इस तरह से मुख्य विकर्ण 0 के साथ साथ ऊपर नीचे वाला एलिमेंट तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन एलिमेंट का साइन जो होना चाहिए से अलग अलग होना चाहिए। तो सममित और विषम सममित इस तरह से एग्जाम्पल ही पूछ देता है। तो अगर आपको बात इस तरह से ध्यान रहेगा ना तो आसानी से पकड़ा जाए, इसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव सारा पूछा हुआ क्वेश्चन को ही हम लोग लेके चलते हैं। तो पहला प्रश्न करें, निम्न में कौन सममित अभिव्यव है? अब सममित अभिव्यव पकड़ने के लिए वही ना बताएं कि विकर्ण से लेना देना नहीं है, बस ऊपर वाला और नीचे वाला को हमको देखना है। ये मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है। हम इसको तो देखेंगे नहीं क्योंकि हमको सममित की बात कर रहा है। हम ऊपर और नीचे देखेंगे, इन्हीं दोनों देखिए ना, दोनों सेम है लेकिन यार अपोजिट साइन के साथ है, तो नहीं होगा। 0 0 सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, यानी पहला का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि यदि a बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और a प्लस a डैश बराबर I2 है, तो अल्फा का मान क्या होगा? 2021 और 2018 में पूछा होगा। देख लेते, तो इसको हल करेंगे, थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। क्या निकालना है? a प्लस a डैश बराबर I2 दे दिया है ना, है? तो a का मान तो हमको पता है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है। अब प्लस a डैश देते हैं, a डैश मतलब ये जो सोया हुआ है उसको क्या करना कि खड़ा कर देना। तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा, ये सोया हुआ है, यही दोनों सोया, इसको खड़ा करने के चलो भाई उठ जाओ, कोस अल्फा। अब I2 का मतलब तो आप लोग जानते करते हैं कि 0 1 0 0 1। ठीक है जी। अब इसको जोड़िए, तो कोस अल्फा योगफल से संबंधित पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोस अल्फा 2 कोस अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा और साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी। बचा क्या? 1 0 0 1, यही ना है बचल। तो देखिए ना, पहला एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा 0 0 बराबर है, 0 0 बराबर है, और 2 कोस अल्फा 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो कोई के भी एक के बराबर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि 2 कोस अल्फा बराबर 1, तो कोस अल्फा बराबर 1/2 होगा, 2 होने जाएगा तो, और कोस 1/2 किसका मान होता है? तो 60 का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है, यानी अल्फा बराबर π/3। तो π/3 कहाँ पर है हम देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में π/3 मेरा बी है, तो आंसर हो जाएगा बी आपको। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि a एक वर्ग अभिव्यव है तो a प्लस a डैश होगा। 2021 और 2018 में पूछा, तब वही तो बताए थे कि a प्लस a डैश जो होता है सममित होता है, और a माइनस a डैश क्या हो जाता है? a माइनस a डैश विषम सममित होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इस तरह से एक नंबर में पूछ देता है। अभिव्यव इतना दे दिया, अब कह रहा कि है 2021 में सममित विषम सममित एकांक या नन ऑफ दी। देखिए ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण 0 नहीं है, तो विषम सममित तो पक्का नहीं होगा। ठीक है। अब सममित होने के लिए a वाला एलिमेंट बराबर होना चाहिए, a वाला एलिमेंट बराबर होना चाहिए, और a वाला हाँ ये है बराबर, इसका मतलब सममित हो गया। अब एकांक कहने का मतलब होता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 × 3 कोटि का एकांक अभिव्यव है, तो है ही नहीं।
अगला चलते हैं हम लोग कि 5वां नंबर प्रश्न है, यदि ए और बी समान कोटि का सममित है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर सममित है और माइनस दिखा तो पक्का पक्की विषम सममित होगा। लेकिन इसी के जगह पर अगर प्लस देता कि ए बी प्लस बी ए तो हो जाता क्या, तो सममित हो जाता। तो ध्यान देना है कि माइनस वाला विषम सममित होता है, प्लस वाला सममित होता है। ठीक है जी, प्रूफ भी करने के लिए दे देता है तो क्या करते हैं कि इसको डैश निकाल के देखें तो माइनस कॉमन करने से वही आ जाता है। अगला प्रश्न है, ए का व्यू ए बराबर ए आई जे एम गुने एन विषम सममित है। 2020 और 13 में पूछा हुआ है। मतलब ये विषम सममित कब होगा, जब ए आई जे बराबर 1। नहीं भैया, कहा करना है कि ए आई जे और जे एन पलटने के बाद, अच्छा अब खुद सोचिए ना कि एक मैट्रिक्स ए है जो 2 गुने 3 ऑर्डर का है, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये तो 3 गुने 2 का ना हो जाएगा जी, 3 गुने 2 का हो जाएगा। तो यहाँ पर विषम सममित यानी ए का डैश निकालेंगे तो ये आई जे है तो जे आई हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि विषम सममित कर रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी मेरा। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है तो ए डैश के समान होगा। 2019 में पूछा हुआ है। ये देखो ना यार, यहाँ पर ए डैश निकालना मतलब 1 2 3 सोया हुआ है, इसको खड़ा कर देंगे, और 4 5 6 भी सोया हुआ। तो देखिए ना कहां पर खड़ा है, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर सी हो जाएगा मेरा। 8वां का, यदि ए और बी वर्गाभ्यू है तो, वर्गाभ्यू है तो ए गुने बी का ट्रांसपोज, तब वही तो बताए थे कि रहता का है तो उलट जाता है, बी डैश हो जाता है इंटू ए डैश हो जाता है। तो ऑप्शन क्या है, तो ए है। इन कुल मिला के ट्रांसपोज से संबंधित 8 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव में टोटली 4 गो अभी तक प्रश्न पूछा हुआ है। तो क्या करते हैं कि अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने में हमको कह रहा है कि ए दिया है, ए बराबर दे दिया है ना, ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमको ए डैश निकालने के लिए पहले ए डैश निकालना पड़ेगा ना। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं, ए बी सूत्र है तो ए बी को खड़ा कर देंगे, एक्स वाई सूत्र है तो एक्स वाई को खड़ा कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी सूत्र है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को खड़ा कर देंगे। ये ए डैश निकल गया। अब हमको निकालना है ए डैश का मान, मतलब ये दोनों में गुना कर दीजिए। तो गुणनफल से संबंधित हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, अब उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं तो देख लिए तो अच्छी बात है। अब इसको भी वैल्यू रख देते हैं, तो ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको गुना करने तो आपको आता ही होगा, तो इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो यहां पर देखिए, गुना में आपको बताए थे कि उल्टा एल टाइप से गुना होता है, कि एक बोतल रहता है जो पलटा हुआ बोतल रहता है, एक बोतल खड़ा रहता है, तो इसको इसमें ढारना होता है। तो इसको ऐसे गुना करेंगे तो ए से ए में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर हो जाएगा जी। अब ए बी से हो चुका है, अब नीचे आ रहा है तो नीचे लिखेंगे तो एक्स वाई से ए बी में होगा तो ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है जी। और उसके बाद करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। आप लोग गुना भाई कीजिएगा अपने से, बस आप प्रोसेस देख लीजिए। उसके बाद गुना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। उसके बाद एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 हो जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर। ए डैश का मान हमको कितना आ गया, इतना मान आ गया। उसी तरह से क्या आप ए डैश ए का मान ना निकाल लीजिएगा, पहले ए डैश का मान रख दीजिएगा, फिर ए का मान निकाल के गुना कीजिएगा। देखिए जी, मैथ ने यार हम कितनों आपको कहा लगता कि निहाली तर सूत करके आप मेरा वीडियो या किसी का भी वीडियो देख रहे होंगे, देख रहे हैं मैथ समझ में आ रहा तो आपको मतलब वो आ गया। कभी नहीं, बिना प्रैक्टिस के मैथ आपको नहीं सीखने वाले हैं, कभी भी नहीं। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ये मैथ का ही सिद्धांत है। समझ में आ गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा भी कुछ ऐसा ही सवाल है, दूसरा भी खुद से बनाइएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि यदि ए दे दिया है तो इसको बड़ा प्रूफ करना है, तो कर लेते हैं हम लोग प्रूफ। तो थर्ड नंबर को सोल्व करते हैं। दिया है ए बराबर क्या दे दिया है जी, 3 √3 2
4 2 0। तो सिद्ध करना है कि ए डैश बराबर ए आता है, ए डैश का डैश बराबर ए आ जाता है। तो पहले क्या कर लेते हैं कि ए डैश निकालते हैं, मतलब जो सोया हुआ है, तो देख रहे हैं कि यही 3 को सोया हुआ है, तो इसको खड़ा कर देंगे, तो 3√3 2 हो जाएगा, और 4 2 0 सोया हुआ है, तो 4 2 0 का हो जाएगा कि खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है पे। अब फिर डैश का डैश निकालेंगे, मतलब डैश यही ना है, डैश यही ना, तो इसको क्या देख रहे हैं कि 3 4 सोया हुआ है, तो 3 4 को खड़ा कर देंगे, तो 3 4 √3 2 भी सोया हुआ है, तो √3 2 को भी खड़ा कर देंगे, 2 0 भी सोया हुआ है, तो 2 0 को खड़ा कर देंगे। तो देखिए ना, ये दोनों सेम नहीं है, देखिए दोनों सेम है कि ना है, यानी इसके बराबर ए ना लिख सकते हैं, यानी ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। हो गया प्रूव्ड। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग अगला प्रश्न सोल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ए दे दिया है, तो एक सममित ए तथा विषम सममित अभियोगों को योगफल के रूप में लिखना है, 2014 में पूछा है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। चौथा नंबर का सोल्व। ए बराबर कितना दे दिया है, 3 5 1 -1, यह ना दे दिया है। अच्छा, आपको सममित तथा विषम सममित अभियोगों के योगफल के रूप में लिखना है, तो बताए थे ना, तो पहले हम a प्लस a डैश, ये तो सममित होता है, इसमें 1/2 से भागा दे दिया जाता है, तो 1/2, a का मान क्या है, तो a का मान है 3 5 1 -1, यह ना a प्लस a डैश यहाँ पर रख देते हैं, तो जो सोया हुआ उसको खड़ा कर दीजिए, तो 3 5 1 -1। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो 1/2, तो 3 3 6 हो जाएगा, ये घट के भी जुड़ जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2। अब क्या कीजिएगा, खरखा बनकर भागा नहीं देना है बुआ, भागा नहीं देना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर ना है तो लिख देते हैं सममित बराबर, यहाँ पर लिखते हैं विषम सममित, विषम सममित क्या होता है, 1/2 होता है, a माइनस a डैश होता है, n होता है, इसको निकाल लेते हैं, तो 1/2, अभी दोनों घटाते यहाँ पे, देखिए ना, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर घटाते तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, 1 में से 5 जाएगा तो -4 आएगा, और -1 में से -1 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा जी। तो इसको एक बार और लिख देते हैं, 1/2 0 4 -4 0, ये भागा नहीं देना है, इसको छोड़ देना है, इसीलिए योगफल, हमको योगफल ना निकालना है, तो योगफल बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसका वैल्यू तो हम निकाल ही लिए हैं कि 1/2 हो गया, और यहाँ पर कितना आता है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 6 6 -2, और सममित है, देखिए ना, मुख्य विकर्ण के अलावा ऊपरी नीचे वाला सेम है। अब 1/2, और इसको कितना है, तो 0 4 -4 0, और देखिए विषम सममित है, क्योंकि 0 है और ऊपर वाला के साथ एलिमेंट सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, ये हो गया, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो बात आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं कि ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट 3rd था, तीसरा वीडियो था, इसे मैट्रिक्स पूरा कवर कर लिए। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी सभी को हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ते चलेंगे।